चलो अब चले वहीं पर। आज की क्लास का जो टॉपिक, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैग। क्या पढ़ने वाले हैं, कैग, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, टॉपिक समझ गए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। चलिए देखो, मैंने हेडिंग भी क्या, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सारे सवाल हैं इसमें। अब जब मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग इन सब के सवाल लेके आ रहा हूं तो समझो इसमें आपका काम हो ही जाएगा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एजीआई में तो आपने थ्योरी पढ़ ली, अभी मैं ऑब्जेक्टिव सवाल भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, घबराना मत। आज तो सारे काम निपटा के तभी खत्म करेंगे इस बात को। अब मैं पहले कैग का थोड़ा सा ऑपरेशन अलग से कर दूं। लो जी, कैग का ऑपरेशन जैसे एजीआई का किया, एजीआई का किया, ऐसे कैग का देख लो। अब कैग, कैग साहब, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सीखो सीखो, नया कुछ सीखो। आपने कहा ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आया, नियंत्रक महालेखा परीक्षा इसका मतलब है। मैंने कहा हाँ जी सर, संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी पोस्ट के बारे में इतनी चर्चा कर गए कि कोई पोस्ट में पोस्ट, सबसे बेहतर पोस्ट कैग की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल में आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पत्रकारों ने पूछा कि भैया अगर पोस्ट में पूछे कोई संविधान में कौन बेहतर पोस्ट लगती है तो कैग। प्रधानमंत्री को भी सेट कर देता कैग बनने के बाद, एक बार बनने के बाद तो उसको भी सेट कर देता है, राष्ट्रपति को भी सेट कर देता है। कैग में इतनी ताकत है। अब आपको सर इतनी बड़ी पावर, मैंने कहा हाँ। नाम क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक का मतलब कंट्रोलर, महालेखा अकाउंट, लेखा जो का सुना है अकाउंट, उसका परीक्षक, एग्जामिनर है ये। मंत्री को रोड बनाने के लिए पैसा मिला। नितिन गडकरी जी ने क्या कहा कि मैं हिंदुस्तान में नेशनल हाईवे ये बना रहा हूं, इस हाईवे के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, सरकार ने उसको बजट में दे दिया। अब वो 500 करोड़ रुपए जमीन पर उतरे या ना उतरे, ये चेक कौन करेगा, कैग। ये कैग ही था जिसने मनमोहन सरकार के टाइम के बड़े बड़े घोटाले पकड़े। कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अरे घोटालों पे घोटाले पकड़े किसने, उस कैग ने। इसमें इतना दम होता है। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब सुनो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सबसे पहली बात वही, योग्यता क्या है जी इसकी, सवाल है योग्यता क्या, बता दो, एलिजिबिलिटी, योग्यता बताओ। फिर दूसरी बात करेंगे हम सर इसका वेतन क्या, वेतन भी बता दो, सैलरी। सर एक बात और बताओ, वेतन भी बता दिया आपने, इसकी नियुक्ति कौन करता है सर, अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति। सर कार्यकाल क्या है इसका, कार्यकाल। सर इसकी हटाने की भी तो कोई रीति होगी, हटाने की रीति। हटाने की रीति। सर त्यागपत्र किसको देगा ये, सारी बात यही निपटा लो, कोई दिक्कत थोड़ी। और शपथ कौन दिलाएगा सर इसे, इन्हीं में से सवाल बन जाते हैं, इन्हीं में से सवाल बन जाते हैं। अब योग्यता, सवाल है सर योग्यता, एलिजिबिलिटी, तो मैं आपको जवाब दूंगा संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अरे जैसे एजीआई के लिए तो बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि एजीआई तो वकील है और वकील का क्या काम होता है, कानून का जानकार, और ये क्या है, अकाउंट का जानकार होना चाहिए। अकाउंट का जानकार का मतलब तो यहां पर कोई फिक्स नहीं हुआ,
इसे अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंट की सब नॉलेज होनी चाहिए, उस व्यक्ति को कैग बनाया जाता है। बात समझ में आई है? तो संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कैग कैसी होनी चाहिए योग्यता। अब सवाल है सर वेतन कैसे होने चाहिए? मैं ना वेतन मिलता है इसको 2.5 लाख रुपए, ये संसद ने फिक्स किया हुआ है 2.5 लाख पर मंथ। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, संसद के द्वारा। सर इसकी नियुक्ति कौन करता है? मैंने कहा भैया इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। सर डायरेक्ट ही कर देता? मैंने ना, मंत्री परिषद की सलाह पर, कहने का मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो जिसको कह देगा वो बन गया, मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। सर कार्यकाल क्या होता है बताओ? अब सुन लो कार्यकाल, इसमें थी वो जो आप बता रहे थे बार बार भाई, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। 6 ईयर और 65 ईयर विच इज अर्लियर, 6 ईयर और 65 ईयर विच इज अर्लियर। कहने का मतलब कोई व्यक्ति 56 साल का, जैसे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम सुना होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब का नाम आप सबने सुना है, जो पहले, इससे पहले जम्मू कश्मीर के क्या थे? इससे पहले जम्मू कश्मीर के कौन थे? वो उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे, जो वर्तमान में क्या हैं? जो वर्तमान में भारत के कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। क्या नाम है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, ठीक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये बात आप लोगों को यहां पर समझती हुई चलनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे कैग रहे हैं वो रहे हैं वी नरहरि राव, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। ये बात हमसे कोई पूछे तो हमें बताना होगा कि सर फर्स्ट कौन थे, लास्ट कौन है, सर अब वर्तमान में कौन है, सर इनके बारे में थोड़ा सा बता दो तो आप आसानी से बता सकते हो। कोई डाउट तो नहीं? जल्दी बताओ, सब पॉइंट क्लियर होने चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जो वर्तमान में भारत में कैग है, क्या नाम है? जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू। कौन से नंबर के हैं? 14, 14वें नंबर के कैग हैं। कौन से नंबर के कैग हैं? 14वें नंबर के कैग हैं। इनसे पहले जो राजीव महर्षि थे ना, इनसे पहले जो राजीव महर्षि थे वो 3 साल में रिटायर हो गए थे। राजीव महर्षि 3 साल में रिटायर हो गए। अब ये तो पूरे 2020 में बनाए गए हैं। 2020 में कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। अब अगर मैं कहने लगा जो कोई भी व्यक्ति है, कोई 56 साल में कैग बन गया, कितने साल में? 56 साल में, मतलब 6 साल पूरे होने से पहले एज 65 हो जाए तो ये मतलब है। हाँ भैया हिमांश, बिल्कुल हर्षा जी। अगर कोई व्यक्ति 56 वर्ष का है, अब वो कैग बना, तो वैसे कार्यकाल कितना? 6 ईयर। 56 और 6 कितना हो गया? अरे 56 और +6 बराबर कितना हो गया? 62। तो अगर कोई 56 में बना है तो 6 साल पूरी नौकरी करेगा और 62 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई बना 60 साल में कैग, 60 साल में, तो अगर 60 में 6 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? अरे 66। तो मुझे बताओ 66 पहले है या 65 वर्ष पहले है? तो आप बताओगे सर 65 वर्ष पहले आएगा, तो 65 में रिटायर कर दो, 66 में नहीं, 65 में कर दो। कहने का मतलब या तो उम्र 65 हो जाए पूरी, या उसका कार्यकाल पहले 6 साल पूरा हो जाए, जो भी पहले हो जाए उसमें उसे रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। चलो जी, ये भी बात है। सर हटाने की रीति क्या है? हटाने की बात सुन लो। हटाने की रीति में केवल ये लिखा है संसद के द्वारा इस प्रकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, ऐसे लिखा बस, संसद के द्वारा इस प्रकार, इस प्रकार जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ऐसे इसके हटाने की रीति है, ऐसे इसके हटाने की रीति है। कौन से नंबर के? रेणु जी मैंने लिख दिया भैया, 14 नंबर के हैं, ठीक। इसके बाद आप देखोगे त्याग पत्र। सर रिजाइन किसको देगा? अरे सीधी राष्ट्रपति को देगा। सर शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाएगा। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? मतलब 6 साल से पहले नहीं हटेगा।
हिमांशु जी हट जाएगा 6 साल से पहले भी, मैंने अभी तो बताया है। अगर उम्र 60 है और 60 में 6 जोड़ दो 66 हो जाएगा, लेकिन 65 में हट जाएगा। जब भी या तो उम्र 65 पहले हो जाए या कार्यकाल पहले 6 हो जाए, जो भी पहले हो जाए वो उसमें जाएगा। अगर कोई 65 साल 64 साल में बना कैग तो केवल 1 साल ही कैग रहेगा, क्योंकि 65 वर्ष के बाद तो रिटायर होना ही होना है। अब मेरी बात क्लियर हो गई होगी, चलो ठीक है, ये सारे बात हो गए। सर अब एक बात और बता दो, इतनी बात बताई तो कार्य भी बता दो, बात ही खत्म करो सर। जैसे एजीआई के कार्य बताए इसके बता दो, क्योंकि सवाल यहां से आते आते और बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमने पढ़ रखा कैग, मैंने अच्छा कैग पढ़ रखा है कि हाँ, चलो अच्छी बात है। तो इसके 2 कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 2। एक तो संघ के प्रति, मतलब केंद्र के प्रति, और एक राज्य के प्रति। मतलब केंद्र और राज्य की क्या क्या चीजों का रखवाला है ये? आपने एक नाम सुना होगा, संचित निधि। संचित निधि कौमा लोक लेखा निधि निधि कौमा आकस्मिक निधि। संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। अच्छा, ये पूछ रहे पहले नंबर के कौन थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव, NARA, नरहरि राव। क्लियर है? ये फर्स्ट नंबर के थे। सर अगर कैग को टेन्योर से पहले हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? पार्लियामेंट में, लोकसभा में बिल आएगा, जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया, लेकिन इनको महाभियोग नाम नहीं दिया गया। ये कहा गया संसद में जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है ऐसे ही इनडायरेक्टली ये महाभियोग ही है, लेकिन महाभियोग शब्द यूज नहीं हुआ इनके लिए। महाभियोग तो भारत के संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही यूज हुआ है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं यूज हुआ है। बात याद रखोगे? चलो बहुत बढ़िया। मतलब संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि। सुना है देश की 3 तिजोरी, एक तिजोरी ये, एक तिजोरी ये, एक तिजोरी ये। इसमें आता है देश का सारा टैक्स, टैक्स कर, मतलब कर समझ गए? कर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और ये सब कुछ, ये सब कर यहां है। यहां पब्लिक का पैसा है, पब्लिक अकाउंट फंड। जैसे मैं आर्मी में हूं, मेरी क्या कटा, सैलरी आई, आपने सुना होगा फंड वगैरह, फंड, बोनस, पीएफ, प्रोविडेंट फंड सुना होगा आपने, या मैंने कोई एफडी करा रखी है, आरडी करा रखी है, ठीक, तो वो सारा पैसा कहां? पब्लिक का अकाउंट में। या सुकन्या समृद्धि योजना, बच्चों की कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम खोल रखी है, पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम खोल रखी है, वो सारा पैसा यहां आएगा। वृद्ध पेंशन, उसका पैसा ही आएगा, ठीक है। ये वाला आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, लोकलेखा निधि, ये संचित निधि है। इनमें, इन सब में पैसा कहां से आया और कहां गया? कहां से आया, कहां से आया और कहां गया, और कहां गया, इस टोटल का केयर टेकर, लेखा परीक्षण कौन करेगा? कैग करेगा, कैग। बात समझ में आई? कौन करेगा? कैग। देखा गया जी कहां से आया, कहां गया, कैसे गया। बताओ बताओ। अब आप सवाल है कि ठीक है सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन सर कार्य तो बता दिया आपने, और भी बताओ सर कुछ। मैंने कहा चल और भी कार्य समझ लो इसके। दांव पेच वाले, जो दांव पेच पूछे जाते हैं, ये छोटे मोटे सवाल तो छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन दांव पेच तो दांव पेच जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दांव पेच सुन लो। आर्टिकल नंबर 151, 151 में, आर्टिकल नंबर 151 के तहत में यह अपनी रिपोर्ट, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? ध्यान देना, यह किसको देगा अपनी रिपोर्ट? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को दे दिया।
ध्यान देना, जब रिपोर्ट ये देता है, रिपोर्ट का ही दूसरा नाम होता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन। हाँ जी शिवी जी, हर साल प्लस माइनस, अरे अब समझो आप, जहां से ज्यादा वसूली होगी वो टैक्स बड़ा हो जाएगा, जहां से ज्यादा वसूली होगी, ये तो वसूली की बात है। अब एक बात बताओ, सारे कॉर्पोरेट घराने बंद हो गए थे तो टैक्स कैसे आ जाता वहां से? अब जैसे संस्था है, गुप्ता क्लासेस ही है, अब पूरे के पूरे 1.5 साल से प्लस माइनस हुआ तो जीएसटी जितना हम अगर रेगुलर आता रहता तो सब सरकार के पास जाता रहता। ठीक है, तो सर अब हमारी जैसी संस्थाएं हिंदुस्तान में कम से कम ऐसी करोड़ों हैं, तो करोड़ों संस्थाओं ने पैसा नहीं दिया तो डाउन हो गया वो। क्लियर है? तो ये तो सारा खेल है। यह अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। जल्दी बताओ। और फिर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? अब राष्ट्रपति जी क्या करें? राष्ट्रपति इसे संसद के पटल का मतलब जान रहे हो? संसद में रख दिया, जाओ इसे चेक करो, संसद के पटल पर रखेगा। पटल का मतलब संसद में रखेगा, इनडायरेक्टली समझो, संसद में रखेगा। राष्ट्रपति से संसद के पटल पर रखेगा। अब संसद के पटल पर आते ही लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान देना, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसे लोक लेखा समिति अध्यक्ष, इसे दांव पे समझ में आ रहे हैं? अभी बताऊंगा। अध्यक्ष इसे किसे देगा? लोक लेखा समिति को देगा। लोक लेखा समिति क्या होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, सुन लो बात को, अभी बात स्टार्ट होगी। विपक्ष का नेता पीएसी का क्या होता? अध्यक्ष। कुल कितने मेंबर, कुल सदस्य कितने? 22। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा से कुल लोग कितने? 15, राज्यसभा से कितने? 7। ये बात यहां तक पल्ले पड़ी नहीं पड़ी? और लोक लेखा समिति क्या चेक करेगी? कैग की रिपोर्ट को। रिपोर्ट को चेक करेगी। साधारण भाषा, किताबी भाषा को साधारण भाषा बना रहा हूं बस, सब कुछ किताबों में। भैया किताबों से थोड़ी जानते हैं हम, ज्यादा थोड़ी जानेगा कोई भी, सब कुछ किताबी ज्ञान है, लेकिन उसको किस तरीके से समझा जाए वो समझाने की कला है, बस समझ लो। आर्टिकल 151, सुनो सुनो सुनो, अनुच्छेद 151 में क्या कहता है? कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा, कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? तो कैग अपनी रिपोर्ट सर आर्टिकल नंबर 151 के तहत राष्ट्रपति को देगा। अब राष्ट्रपति क्या कहेगा? राष्ट्रपति क्या कहेगा? राष्ट्रपति कहेगा चलो मैं इस रिपोर्ट को संसद में भेजता हूं, क्योंकि संसद में सारे सांसद हैं, वहीं बहस होगी, वहीं तकरार होगी, और तकरार में जो बात सामने आएगी वह देश हित में और अहित में जो भी होगी सामने आ जाएगी। जैसे कोयला घोटाला हुआ, कोयला घोटाले की जांच कैग ने करी, कैग ने जो रिपोर्ट बनाई वो राष्ट्रपति को दी। अब राष्ट्रपति कहेगा कि केवल मेरे कहने से थोड़ी होगा, संसद में जाओ, संसद में विपक्ष भी बैठा और पक्ष भी बैठा है, चर्चा होगी। और जब जैसे ही संसद में गई, संसद में जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष इसको किसको दे देगा? लोक लेखा समिति को देगा। और याद रखना, जिसकी सरकार होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसकी सरकार है वो तो अपने पक्ष में बात देगा, लेकिन लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। और विपक्षी तो बड़े खतरनाक होते हैं, वो तो बाल की खाल निकाल लेंगे कि कैसे, कहां, क्यों, कितना, इतना ही क्यों, इतना ही इतना था तो वो कहां गया और वो कहां गया, तो बता कौन फंसना है, जल्दी जल्दी बता। तो समझ गए? तो यहां पर ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। लोक लेखा समिति को देगा। लोक लेखा समिति क्या होती है? जिसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 22। कितने होते हैं? 22। इनका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। इसमें लोग कितने हो? तो लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, 15 और 7 22। और ये 22 लोग अपनी रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट चेक करेंगे?
कैग की रिपोर्ट को चेक करेगी यह कमेटी, कैग की रिपोर्ट को चेक करेगी यह कमेटी। अब क्या होगा, चेक कर ली, अब रिपोर्ट चेक कर ली, अब टिक 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 फिर वापस आई, रिपोर्ट चेक हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष, लीजिए हमने रिपोर्ट चेक कर ली है। लोकसभा अध्यक्ष ने इसको चेक कर लिया और चेक करने के बाद इसको संसद को दे दिया। भैया सबके सामने जाहिर होनी चाहिए, ये हुआ है, देश के सामने आना चाहिए। पत्रकारों सुन लो, ऐसे ऐसे इस देश में घोटाले हुए हैं। तो फिर संसद के सामने, पूरे संसद में पत्रकार भी ऊपर बैठे रहते हैं और सारी कार्रवाई सुन रहे होते हैं। इस तरीके से देश में सारी कहानी होगी। तो समझ गए ये कैग क्या बला थी। आज के बाद कैग नहीं भूलने वाले हो। जल्दी जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और भी आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें थोड़े 1-2 पॉइंट ऐड कर देता हूं जिससे कि और भी मन में बात आए तो क्लियर हो जाए। याद रखना, सवाल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सवाल है क्या पूछा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको सबसे जबरदस्त पोस्ट क्यों कहा। कि संविधान में कोई पोस्ट है तो वो कैग की पोस्ट है, क्यों कहा ऐसा, इस वजह से कहा। सुन लेना, कैग एक ऐसा अधिकारी होता है जो एक बार कैग बन गया ना, जो एक बार कैग बन गया उसे भारत सरकार या राज्य सरकार किसी पोस्ट पे नहीं बैठा सकती, किसी पे नहीं बैठा सकती। आपको क्या सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों नहीं, अभी बताता हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब थे। क्या नाम था? रंजन गोगोई। अरे भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो तो, जो रहे हैं पहले। रंजन गोगोई साहब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि केवल उन्हीं के बारे में, एक जनरली सामान्यतः बात कर रहा हूं। एक शिक्षक के नाते, एक मेंटर के नाते आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये बातें मैं इस वजह से कह रहा हूं जिससे कि आपके माइंड में बत्ती जले, और हम सब कुछ मालूम होना चाहिए क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। और भारत के नागरिक होने के नाते हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया था, कहां कहां खामियां हैं, जिस खामियों का कभी कभी खामियाजा हिंदुस्तान के आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। आप कहोगे सर बताओ, एक बात बताओ, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब जो रिटायर्ड हैं आज, रंजन गोगोई साहब, आज तो देश के सांसद हैं, आज तो राज्यसभा के सांसद हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब उनको लालच दिया होगा कभी ना कभी किसी न किसी काम पे कि आप ऐसा कर दो, और जब रिटायर हो गए ना, टेंशन मत लेना, घर पे थोड़ी बैठने देंगे, अरे मंत्री बना देंगे सर, मंत्री बना देंगे। मैं ये नहीं कह रहा उनको दिया गया ही होगा, ये मेरा एक वक्तव्य है, ये मेरा एक वक्तव्य है आपके लिए। मुझे बताओ ऐसा हो भी सकता है ना, ऐसा हो भी सकता है ना। इसी वजह से योद्धाओं समझ लो, आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मेरा फर्ज था आपको बताना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कैग के बारे में एक बात कह दी थी, हे कैग, तुझे एक बार कैग बनने के बाद भारत के संविधान की किसी पोस्ट पर, मतलब तुझे लालच नहीं दिया जाएगा कि तू अब राष्ट्रपति बन जा ना, या उपराष्ट्रपति बना देंगे तो हमारा इस काम को कर दे, नहीं नहीं। अब एक बात बताओ, जिसको लालच ही नहीं होगा वो क्या कोई गलत काम करेगा? गलत काम तो वो करेगा जिसको लालच हो कि चल ठीक है यार, यहां के बाद कुछ और ही बन जाऊं, चल इसके फेवर में दे दूं डिसीजन। लेकिन यह पोस्ट इस वजह से महत्वपूर्ण है। आज से अगर आपसे कोई पूछने लगे क्यों, तो इस क्यों का जवाब दे देना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कैग अपने पद से रिटायर होने के बाद केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी पद पर कार्य नहीं करेगा। इसी वजह से कैग अपना कार्य स्वतंत्र प्रकार करता है, स्वतंत्र प्रकार करता है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। आपने कहा ठीक है जी, ये भी हम समझ गए जी, ये भी समझ गए, हमें नहीं पता था आज तक ऐसा भी होता है। मैंने कहा ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। एक बात और बता देता हूं, जो कैग साहब हैं, कैग साहब, कैग को पब्लिक अकाउंट लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी का पथ प्रदर्शक या गाइड कहा जाता है। पथ प्रदर्शक या गाइड कहते हैं, गाइड कहा जाता है। गाइड कहा जाता है। कैग को पीएसी का पथ प्रदर्शक या गाइड कहा जाता है। केंद्र में रिपोर्ट, अच्छा अब सवाल है, सर एक बात बताओ, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था ये किसी भी चीज की रिपोर्ट कर देख सकता, मैंने किसी की भी, जैसे आपने कहा कि सर भारत में महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, एनटीपीसी, गेल, भेल, सेल,
रोड ट्रांसपोर्ट, कुछ भी तो काम हो रहा है राज्य के अंदर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, वो किसी की भी रिपोर्ट चेक कर सकता है, उसे अधिकार लेखा जोखा चेक कर सकता है। ध्यान देना, अगर वो केंद्र में रिपोर्ट चेक कर रहा है केंद्र में, अगर वह राज्य की रिपोर्ट चेक कर रहा है राज्य में, केंद्र की रिपोर्ट चेक करेगा, केंद्र की रिपोर्ट चेक करेगा तो राष्ट्रपति को देगा रिपोर्ट चेक करके, और राज्य में चेक कर रहा है तो राज्यपाल को देगा रिपोर्ट चेक करके। ये भी दाव बचा था, ये भी दाव बता दिया। सारे दाव आपको बताए जा रहे हैं, बस खेलना आपको है। सारे दाव आपको बता दिए गए, लेकिन इसे लगाना कहां है ये आपको सीखना है। चलो, कैग पूरा हो चुका भैया, कैग हो गया और एजीआई भी हो गया, एजीआई भी हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। अब इसके एमसीक्यू बचे, एमसीक्यू बचे, एमसीक्यू। अच्छा, मैंने आपके लिए पूरा संविधान एक साथ बनवा लिया, पूरा संविधान जितना काम था वो एक साथ करा दिया। ये रहा, जैसे मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं, ये मैंने इसका जो टारगेट बनाया है मैंने, ये फाइल इंग्लिश पे भी काम कर रहा हूं, इंग्लिश पे चल रहा है, अब इसी को ट्रांसलेशन पे काम चलेगा। अभी जो बनी है ये आईएएस, पीसीएस, इनकी किताब बनी है, पूरी फाइनल संविधान की किताब बनके तैयार हो गई मेरी। अब देखो, इसमें मैंने सारी विषय सूची दिखा रहा हूं, पहले ये इंडेक्स रखे हैं, सब जबरदस्त तरीके से इसमें मैंने रखा है, और डेटा को अलग तरीके से डिजाइन कराया है, जिससे कि बच्चे के दिमाग में एकदम पहुंचे, रटे ना वो, बस चीजों को ऐसे करते चले कि परीक्षा आए और परीक्षा में हिट कर दे। लेकिन पेज हो गए थोड़े ज्यादा, मैं कम करना चाह रहा था, कम लेकिन हुआ ही नहीं पाया मेरे से। ये पेज हुए, एक में 55 है, एक में 64 है और एक में 66 है, 150 200 पेज के समथिंग ये पेज बन गए, 200 पेज के समथिंग बने हैं। ठीक, सारे 200 पेज हैं ये, लेकिन 200 पेज में संविधान आईएएस तक का तैयार कर दिया है। सब इसमें देखो, लास्ट का चैप्टर भी आप ये कंटेंट में देखोगे, कंटेंट में आपको मिल जाएगा। 28 चैप्टर इसमें रखे हैं, 28 चैप्टर, 28 चैप्टर ऐसे हैं कि इनको पढ़ लेगा ना कोई भी, तो मैं तो ये कहता हूं कि कोई ऐसा कैंडिडेट मिले ना, पढ़ने वाला जुझारू, कि सर बस लगो आगे आगे, हम बढ़ेंगे दौड़ेंगे, बस ऐसे कैंडिडेट चाहिए। क्योंकि अपने मेरठ का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, समाज का नाम तब रोशन होगा जब आप जैसे योद्धा सिस्टम में जाओगे। आप जैसे सिस्टम में पहुंच गए तो सिस्टम को चेंज कर दोगे, एक से नहीं होता, आप जैसी पूरी लेयर पहुंच जाए अंदर, वहां सही काम हो जाए, तो देख लो कितना बढ़िया काम हो जाएगा। चलो, राज व्यवस्था, चलिए जी, तो ये मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, जैसे कोचिंग ओपन होगी फिर मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा। अब मुझे आपसे एक उम्मीद है कि जो जितनी थ्योरी पढ़ी है, देखो भैया, करा तो दूंगा मैं यही सवाल, लेकिन मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैंने ही करा दिए। तो मुझे सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब आप इसे घर से करके लाओ। अब आपको कि सर क्या ये वाले सवाल, ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल, तो अब ये सवाल आपसे उम्मीद करूंगा मैं, आप करोगे। मैंने आंसर शीट भी नीचे लगा दी, इसके नीचे आंसर शीट तैयार कर दी है। अब देखो, मैंने नीचे आंसर शीट इसके साथ ये सेट कर दी, जैसे एक सेक्शन पूरा उपराष्ट्रपति तो तुरंत करो, फिर महान्यायवादी कर लेना, और महान्यायवादी करके नीचे देख लो, एकदम महान्यायवादी के नीचे तुरंत लीजिए महान्यायवादी पूरे हो जाएंगे। 40 सवाल, 40 सवाल की आंसर शीट। फिर प्रधानमंत्री जी शुरू हो गए, लो जी प्रधानमंत्री से ज्यादा सवाल आते हैं, प्रधानमंत्री जी की स्टार्ट कर दिए। प्रधानमंत्री जी में सवाल काफी दिए हैं मैंने, क्योंकि यहां से ज्यादा सवाल बनने की उम्मीद थी। आईएएस पीसीएस सब उठा दिया, यहां पर मैंने सवाल 70 डाले हैं, 70 ये हैं। इस तरीके से आपको करना कैसे करने का रीति बता देता हूं। पहले थ्योरी तो पढ़ ली आपने, उसको रिवाइज करना, और रिवाइज करने के बाद बैठ जाना 1 घंटे का समय लेके, 1 घंटे का समय लेके सबसे पहले ऊपर उपराष्ट्रपति के सवाल उड़ा देना, फिर उसकी आंसर शीट से मैचिंग कर लेना, फिर चेक कर लेना तुम कहां हो। ठीक है, या पहले सारे सवाल करो, बाद में आंसर शीट से मैच करो, डायरेक्ट आंसर मत रट देना, उससे फिर आपकी पॉलिश जो है उसमें कमी आ जाएगी। फिर दूसरा उठा लेना, तीसरा उठाना, फिर अंत में अपना अवलोकन स्वयं करना। आपको कोई नहीं समझा सकता, आप स्वयं अपनी बात समझोगे कि आपकी कमी कहां है। थ्योरी बता चुका हूं, दे चुका हूं, करना अब आपका कार्य है।
ये करना आपका कार्य है। जो मैंने फाइल दिखाई, 3 फाइल, ये फाइल, ये फाइल, ये तो मैं आपको इस वजह से दिखाया कि आपको एक बार मेरी प्रूफ रीड और हो जाए बीच में। ये आप पढ़ लेना सभी। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो ये दिया गया टास्क है आप ट्यूसडे तक इसको कंप्लीट फिनिश कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।